हाँ, अंदर की ऊर्जा, जितना ऊर्जा पे आप रहते हो उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एनर्जी कंटेंट। सिस्टम कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बना होगा, एटम से बना होगा, तो एटॉमिक एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। यदि कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने वाला सिस्टम होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, रोटेट करने वाला सिस्टम होगा तो रोटेशनल एनर्जी होगा। तो सारे एनर्जी को, सिस्टम की सारे एनर्जी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी contained in the system, contained in the system, known as internal एनर्जी। इसको U से लिखा जाता है, यानी U इज इक्वल टू, एटॉम से बना होगा ना, कोई मॉलिक्यूल बना होगा तो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, इसके बाद जोड़ दो मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ETC। यानी जितना टाइप ऑफ एनर्जी तुम जानते हो सब एनर्जी को जोड़ दो तो क्या निकल के आता है? इंटरनल एनर्जी। एक सिस्टम की सारी एनर्जी, हर टाइप की एनर्जी जोड़ दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी बनता है, यानी टोटल ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, बोले सब एनर्जी जोड़ दिए सर, एक आध एनर्जी ऐसा बता दीजिए जो नहीं जोड़ा जाएगा इंटरनल एनर्जी में। तो एक एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का नहीं बनता है, और वो है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। बोलचाल की भाषा में इंटरनल एनर्जी सिस्टम का औकात हो गया कि कितना लेवल पे सिस्टम है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी उसमें नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि ये तो सब पे लगता है ना। ग्रेविटेशनल एनर्जी किसी एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी नहीं हो सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सब पर
लगता है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। पहले भी ये बात देखे हैं आप। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी मटेरियल कंटेंट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी आई तंग कर रही है तुमको। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटरनल एनर्जी में कौन सा एनर्जी नहीं जुड़ेगा? हाँ, ग्रेविटेशनल एनर्जी सबका एनर्जी है, वो किसी एक का एनर्जी नहीं है। बाकी जितना पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी है सब जोड़ दो, इंटरनल एनर्जी में सब जुड़ जाएगा, है ना। एक सिस्टम कितना एनर्जी पे एग्जिस्ट करता है, इस बात को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब जैसे बताया था ना कि आप एक सिस्टम, तो आपको एग्जिस्ट करने में यहाँ पे जो एनर्जी का खर्च हो रहा है, यानी जो पैसा का खर्च हो रहा है, जो खा पी रहे हैं, वो इंटरनल एनर्जी। एक और बात इंटरनल एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनल एनर्जी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहने का मतलब होता है विच नॉट डिटरमाइन, विच नॉट कैलकुलेटेड, ये जोड़ने वाला प्रॉपर्टीज होता है। हाउएवर इंटरनल एनर्जी चेंज इज कैलकुलेटेड, केवल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं होना है, और हम तो कहते हैं करना भी नहीं चाहिए। कि अब कोई सिस्टम का औकात जान के हमको क्या करना है, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, बस ये जानना है ना, कितना एनर्जी पे है और कितना एनर्जी पे हो गया। जैसे नहीं कहते हैं कि पहले देखो उसको क्या था, वो साइकिल पे चलता था, आज दे दो फॉर्चूनर पे चल रहा है। तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव हो गया, रहन सहन खाना पीना सब बदल गया, ये चेंज मेजर होगा। अभी कितना है उसके पास ये मेजर नहीं करना है ना। तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहते हैं वैसे क्वांटिटी को। तो इंटरनल एनर्जी इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इज ए मास पे डिपेंड करता है, पढ़ा चुके। अब इंटरनल एनर्जी इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। रुको उसको उधर ही लिखें, अच्छा नहीं लिख देते हैं का मतलब। अरे बोलो एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहने का मतलब, बाद में नहीं पूछना, अभी यहीं पर दिमाग लगाओ। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब इसका चेंज इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हाउ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव का मतलब मास मटेरियल कंटेंट क्या, और एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब मेजर नहीं होगा डायरेक्टली, इट कांट मेजर डायरेक्टली, इट कांट मेजर या कैलकुलेटेड डायरेक्टली। however the change in internal energy measure, internal energy change is measured। इंटरनल एनर्जी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये मेजर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो मेजर क्या होगा? चेंज मेजर होगा। इसमें देखो कितना रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा दिए
कि इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम का औकात होता है। बिहारी वाला भाषा में औकात ही नहीं कहते हैं। अब जितना एनर्जी उसके पास कंटेंट होगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी एक इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं होगा, वो तो सब पे बराबर ही लगता है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। मतलब ये मेजर डायरेक्टली नहीं होगा, चेंज मेजर होगा। तंग तंग करके रखी हुई है। जल्दी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसके चेंज को मेजर करने के लिए ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, हाँ बोलो ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। सुने हो, बचपन से सुन रहे। एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो बर्बाद ही किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इसी लॉ का है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी neither be created nor be destroyed, it changes their forms only। और टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। अब देखो, इसी बात को समझने के लिए देखो कैसे टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट, ये एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ा है बचपन में। एक डैम ले रखते हैं, डैम में पानी स्टोर होता है। डैम में क्या स्टोर रहता है? पानी स्टोर रहता है, समझोगे जी। अब इस पानी में एक होल कर देते हैं ताकि पानी बाहर निकले, है ना? तो पानी बाहर आता है स्पीड से। यहां पे एक टरबाइन लगाते हैं और एक डायनेमो लगा देते हैं। इसी अरेंजमेंट को जनरेटर कहते हैं, है ना? अब ये पानी इस पे गिरता है और ये रोटेट करता है। देखा होगा जनरेटर चलते हुआ, उसमें एक बड़का चक्का होगा, वो घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी, और उसके अंदर डायनेमो लगा रहता है। और डायनेमो से तार निकाल कर करके हम लोग बल्ब जला देते हैं, है ना? बल्ब जल जाता है। अब देखो यहाँ पे एनर्जी कितना फॉर्म में चेंज हुआ। जब पानी स्टोर किए थे तो कौन सा एनर्जी था इसमें? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। जब ये फ्लोइंग वाटर बन गया तो काइनेटिक एनर्जी। ये टरबाइन रोटेट किया, काइनेटिक एनर्जी ही। लेकिन डायनामो इस एनर्जी को यानी काइनेटिक एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एक्चुअली में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यही मतलब है
कि जब आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो एक फॉर्म से फिर दूसरे फॉर्म में बदलता है, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में बदलता है। तो ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये कभी क्रिएट और बर्बाद नहीं होता है ना। अब जैसा आपका वाइब्रेशन है, जैसा एनर्जी आप अपने सराउंडिंग में रखते हैं, तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। पानी में था, अब बिजली में है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी बात को कृष्ण भगवान कहते थे कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। नहीं, समझ में आने की बात यही है कि आपने ले करके भी, कुछ आदमी यहाँ आया नहीं है, वो लेकर भी कुछ जाएगा नहीं। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, सब यहीं पे छोड़ के ही जाना होता है ना। कहने का मतलब यही था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो क्रिएट किए हो बस वो बदलता रहता है, ये बदलता रहता है, फॉर्म सिर्फ बदलता रहता है। ये मतलब नहीं था कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, तो काहे ले कुछ करें जब ले के न कुछ जाना है, ये मतलब नहीं था। मतलब ये था कि ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये जितना आप कंजर्व करोगे ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब होता क्या है कि इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, है ना। ये तो थ्योरेटिकल प्रूफ हुआ, तो अब मैथमेटिकल प्रूफ कैसे होता है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। बंद कर दो, उसे तुमको हवा कहाँ लग रहा है, वहां बैठना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बनाओ। ये डैम देखने के लिए लोग जाता है ना जी, तुम लोग को पता है ना कहाँ कहाँ डैम है। यही है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, है ना। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से बिजली निकालने का तरीका। ऐसा नहीं है कि पानी से बिजली निकाल लीजिएगा तो पानी में बचेगा क्या। पानी से बिजली निकालने का तरीका है ये, पानी से तो बचेगा। पानी से बिजली निकालिएगा, पानी में क्या बचेगा। हाँ, पानी से बिजली निकालने में तो पानी का कुछ हुआ ही नहीं। पानी में जो एनर्जी था उससे ना टरबाइन घूमा है। ये सब पढ़े होंगे, ये नॉर्मल वाली बात है। ये 8वां 9वां वाला में साइंस एग्जीबिशन लगता था स्कूल में, जनरली लोग ये बनाते। हाँ, यहाँ तो देखते ही स्कूल में एग्जीबिशन में 10th वाला में बना के सब रखता है, चलता है, बना देता है। इतना रियलिस्टिक कि वो जलता है, बल्ब जलता है, छोटा वाला बल्ब जला लेता है। हाँ, यहाँ के स्कूल एग्जीबिशन में देखते हैं, ये स्टोर करता है पानी और चलाता है, छोटा टरबाइन बाजार में मिलता है, इस तरह का डायनमो। और वहाँ पे एगो टिमटिमा बोल 2 4 गो रल लगा देता है, जलता है। मतलब ये घर स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क के रूप में काम आता है। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे। मैथमेटिकल, स्पेलिंग गलत है लगता है। देखो तो जी मैथमेटिकल सही है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अरे कोई कोई कहाँ खोया रहता है ना तुम लोग, अब इतना सब बात बताते हैं उसके बाद भी यहाँ पे नहीं पहुंच रहे हैं। तब हम गलती लिख देते हैं, क्या करें।
वो भी उतार ही लोगे। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और साथ में हेडिंग बना देना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप लोग को याद होगा हम एक सिस्टम बना रहे हैं शुरुआत से ही, और वो सिस्टम होता है ये, एक सिलेंडर होता है और उसी में लगा देते हैं एक पिस्टन। यही सिस्टम है हमारा। ये किसी एनर्जी पे है, दैट इज इंटरनल एनर्जी U1 लिखेंगे बाद में, ठीक है। वॉल्यूम होगा ना 150 सीसी, 200 सीसी, 300, 350 सीसी, समझ रहे हो, इंटरनल एनर्जी वहीं से तो आ रहा है। इस U1 पे Q अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करते हैं। पहले साइन कन्वेंशन में लिखे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई को प्लस में लिखते हैं। अब बताओ क्या हो गया यहां पे। इसमें U1 प्लस Q हो गया, है ना। अब W अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं प्लस W। तो U1 हो गया, Q हो गया और प्लस W हो गया। देखो एक सिस्टम है, समझो बात को, एक सिस्टम है उसमें अमाउंट ऑफ हीट हम ही दिए, तो U1 प्लस Q लिखेंगे। और उसी सिस्टम पे बाहर से वर्क किए, तो वर्क करने का मतलब है पिस्टन को नीचे दबाए होंगे तो वर्क हो जाएगा। तो अब सिस्टम जो एनर्जी पे है उसको हम कह रहे हैं U2, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होना है। तो U1 एनर्जी पे था सिस्टम पहले से, Q अमाउंट ऑफ हीट दिए हैं हम, और W अमाउंट ऑफ वर्क डन भी किए हैं हम। तो अब इसको क्या लिखेंगे, U1 बराबर Q1, Q1 नहीं है, Q है, U1 U2 बराबर U1 प्लस Q प्लस W लिखेंगे। यहीं पर ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लग गया। ये U2 बराबर, क्योंकि क्या होगा, कौन जुड़ जाएगा, तो U1 प्लस Q प्लस W बराबर U2। तो U2 माइनस U1, तो लिखो, बनाओ फोटो, वहां चल ली जाओ, अब तुम चालू करो, लो ठंडा लगाओ लेकिन पढ़ो। वो चालू कर दें, तुमको भी लग रहा है। एक्चुअली में क्या होता है ना, भूल के आता है ना, उसमें थोड़ा सा शुरुआत में लग सकता है। वो खिड़की थोड़ा सा खोल लो, खिड़की मच्छर आएगा। अब हम कैसे बुलाएं, जाओ तुम बुलाओ, जाकर जाओ, हम यहाँ से जाए अंकल को बुलाने, जाओ मिल लो जाकर।
क्या हुआ? ठीक तो है। ना कहाँ आती है? नहीं आते। अरे वो यहाँ पे जो है ना शेयर का बटन चिपक गया, अपने से सट गया, इसलिए अब वो बिना वो हुए हुए आता नहीं है। तुम्ही को तो जरूरत है, शेयर कर लो मोबाइल में लिखा हुआ है, सब देख लेना एक बार। हाँ, जो छोड़ा है क्लास नोट्स के लिए देख लो एक बार, अब शेयर हो ही गया तब नोट्स चला जाएगा सबको। कोई क्लास छूटा होगा तो मैच कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सब बात है, ये सबको समझना है। हो गया ना? स्कैन कर लो, सीधा नोट्स तो चला जाता है। हो गया? अब देखो, U2 माइनस U1 करोगे तो क्या लिख के आएगा? बोलो। Q प्लस W। और U2 माइनस U1 को ही हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना? इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें कौन सा टर्म क्या कहता है? तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, और डब्लू अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम की ऑन द सिस्टम। प्लस में लिखा है ना? प्लस में है तो प्लस में ऑन द सिस्टम। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। है ना? कि लेटेस्ट सिस्टम एट एनर्जी इंटरनल एनर्जी U1, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई and but W is the amount of work is done, then final internal energy is the sum of initial internal energy, amount of heat and work done। ये फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करता है। फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकल प्रूव लिखता है यदि, कि हाउ यू प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली, तो आपको यही काम करना है। ठीक है, लैंग्वेज लिख देना है। और ये इक्वेशन तो बहुत आता रहता है ना, जेई मेंस मेडिकल बहुत तरीके से पूछता है उसको, एजम्पशन दे दे करके। यदि कहता कि
W amount of work is done by the system, तो लगाते ना माइनस। तो डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ लिख देते हैं स्टेटमेंट पे, लेट अ सिस्टम इज एट U1 internal energy and Q is the amount of heat supplied to the system, and W is the amount of work done on the system. Then final internal energy is U2 and डेल्टा U बराबर Q प्लस W, है ना। स्टेटमेंट भी लिख दिया उसी फेनोमेनन का जिसका फोटो बनाए थे हम। अब इतना बात लिख दोगे, एग्जामिनेशन यदि लिखने वाला है तब। इसी से प्रूव हो रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट है। ये एनर्जी आया, वो एनर्जी आया, और उसी से चेंज होगा। कौन सा चीज? इंटरनल एनर्जी। याद करो, बोल रहे थे कि पहले साइकिल से चलता था, अब फॉर्च्यूनर है, तो कितना सारा लाइफ में काम किया होगा। क्यू, बाहर से भी हीट आया, बरगडन भी किया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव हो गई। बस इतना ही सा बात है ना। ऐसे ही थोड़े होता है, नहीं कहता है लोग, ऐसे ही थोड़े होता है कि पहले साइकिल से चलता था अब गाड़ी से चलता है, इसलिए कि इतना सारा काम किया था। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, पढ़ाए थे हम लोग, थोड़ा थोड़ा सा बात आगे। ऑल्सो हम लोग पढ़े हैं W बराबर माइनस P डेल्टा V, तो डेल्टा U बराबर Q तो लिखेंगे, प्लस W की जगह पे क्या लिखाएगा? हाँ, ऐसे ही बढ़ेगा। ये इक्वेशन भी यही है, इसलिए ये भी इक्वेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है। नाउ केस 1, यदि कोई प्रोसेस आइसोकोरिक होगा, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में? सेम वॉल्यूम, माने डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1 होता है, और वॉल्यूम सेम है तो 0। आइसोकोरिक प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसका वॉल्यूम सेम होता है। तो डेल्टा V बराबर 0, तो बताओ डेल्टा U बराबर क्या लिख दें? डेल्टा U बराबर क्या लिख दें? Q। डेल्टा U बराबर Q। क्या सवाल पूछेगा?
पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डेल्टा यू बराबर क्यू, सवाल ऐसे ही बनता है, डेल्टा यू बराबर क्यू, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या आइसोकोरिक प्रोसेस, और यही डिफिनीशन है डेल्टा यू का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ में हमने हेडिंग बनाया हुआ था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है ना। याद करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो कहेंगे सर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखना जरूरी होगा, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम the amount of heat supplied to the system at constant volume known as change in internal एनर्जी। देखो याद रखने के लिए ऐसे बना देना, डेल्टा यू बराबर क्यू लिखना, यहां पर भी लिखते रहना, भी बताएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, भी बताएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। इंथैल्पी अभी इंट्रोपी कैसा, इंथैल्पी ही न रहेगा, इंथैल्पी होगा, हाँ उसमें समय लगेगा। अभी इंथैल्पी पढ़ाएंगे, फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाएंगे, वही लगेगा 5-6 तो लगेगा। हम्म, बताएं, ये पढ़ ली, और इसका क्वेश्चन में बड़ी उलझ उलझ रहता है, उधर उधर कहने का मतलब कि यही सब रहता है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है, हीट मतलब एनर्जी हुआ, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे वही बन जाता है इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर पे यही बन जाएगा इंथैल्पी। खाली इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी में क्या अंतर, कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर यदि लिख देंगे तो इंथैल्पी बन जाएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम में तो इंटरनल एनर्जी चेंज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, दिमाग से देखते रहिएगा, और इसी इक्वेशन को ही ये कह देंगे कब, आइसोकोरिक प्रोसेस में, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी चेंज
internal energy change delta U in isothermal process is 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो क्या लेना है, 0। इंटरनल एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0। जैसे आदमी का लाइफ एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसी को कहता है कि धीरे धीरे बूढ़ा होइएगा और फिर संसार में मिल ही जाना है। तो संसार से पैदा हुए, संसार में मिल जाना, साइक्लिक। अब बीच में चाहे जितना बदलाव हुआ होगा, लेकिन जीवन और मृत्यु तो सही है, तो बराबर है। इंटरनल एनर्जी चेंज साइक्लिक प्रोसेस में 0 है ना। प्रोसेस बताए थे ना कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो, इनिशियल से फाइनल पे जाए और फाइनल से फिर वापस लौट के आ जाए इनिशियल से, उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो डेल्टा यू की वैल्यू दो प्रोसेस में 0 ही तो लेना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में और साइक्लिक प्रोसेस में। फिर यहां आ जाओ, केस 1 था, केस 2, केस 3 लिख दिए, ठीक है। ये केस 2 और ये केस 3। और कुछ कर सकते हैं क्या, जरा देखो तो। केस 4, डेल्टा यू बराबर Q प्लस P डेल्टा भी। तुम लोग को पता होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पे हीट एक्सचेंज 0 हो जाता है। सिस्टम सराउंडिंग में कोई हीट हम लोग एक्सचेंज नहीं करते, तो प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q ही 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू बराबर क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बर्कडन के तरफ चला गया है ना। Q प्लस पी डेल्टा भी है कि माइनस पी डेल्टा भी है, माइनस पी डेल्टा भी है, तो माइनस ही लेना, प्लस वगैरह ले लोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके ऑप्शंस में ऐसा ही रहता है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज 0। हीट एक्सचेंज इज 0, तो हो गया Q 0, हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो डेल्टा यू बराबर माइनस पी डेल्टा भी है ना। देखो टेंशन क्या है इसमें, पूछेगा इंटरनल एनर्जी चेंज एडियाबैटिक प्रोसेस में, निकालना होगा वर्क डन, वही वर्क डन जितना निकाल के बताएं पहले। तो डेल्टा यू क्या लिखेंगे कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस change in internal energy is equal to amount of work done on the सिस्टम। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर भी हो जाएगा, कब, जब प्रोसेस कैसा होगा। हाँ, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए चारों प्रोसेस आ गया कि नहीं आ गया, कौन कौन सा, आइसोकोरिक आ गया, जहां पे हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बराबर हो जाएगा।
आइसोथर्मल आ गया जहां इंटरनल एनर्जी 0 होगा, हाँ साइक्लिक उसमें नहीं था। एडियाबैटिक आ गया जहां पे इंटरनल एनर्जी बर्गडन के बराबर हो जाएगा। और एक प्रोसेस उसमें था आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, है ना, और ये एडियाबैटिक। यानी कल जो बर्गडन का क्वेश्चन निकाल रहे थे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यदि पूछता एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बर्गडन के बराबर ही था, है ना। और देखो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू हो सकता है कभी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बाबू ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि नहीं, ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि नहीं ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसीलिए बताए कि बहुत थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आता रहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन सा प्रोसेस में, इन एडियाबैटिक प्रोसेस में। तभी ना टेस्ट दे पाओगे जी, जब ये सब का डाइवर्सिटीज है तो क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो पिछले दिन जैसा केमिकल बॉन्डिंग के टेस्ट में सब परेशान परेशान दिख रहा था। तुम दिया था टेस्ट, काहे सोच तो रहा था, तभी कैसे होगा, टेस्ट देना चाहिए कि टाइम भी पूरा था। 115 क्वेश्चन में जिस एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें 1 ही मिनट मिलता है, 50 सेकेंड, 180 क्वेश्चन, 3 घंटा, और 2 साल में एक बार आता है। अब सोचो तो यदि तुम लोग ये सब रिहर्सल नहीं करके रखिएगा, सबके लिए बता रहे, 3 घंटा में 180 क्वेश्चन, रिहर्सल तो होना चाहिए ना जी। तो जरूरी है वो एक्सट्रीम प्रेशर लेना, वो 3 घंटा वाला कॉन्सेप्ट। पिछले दिन टेस्ट में हम 20-30 क्वेश्चन नहीं दिए थे, 115 क्वेश्चन दे दिए थे, और क्वेश्चन जो था वो सब क्वेश्चन बैंक का रहा, इसलिए परेशान परेशान था सब। ठीक है, इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया, निकाल तो हम लोग पहले से रहे हैं पी डेल्टा भी। अब देखो खाली देखते जाओ, डरना मत। डेल्टा यू बराबर जब माइनस पी डेल्टा भी हो गया, ठीक है, इसको तो बहुत बड़ा जगह देना चाहिए, काहे के लिए। देखो सवाल जब न्यूमेरिकल का होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए, जानते हो क्यों, तो क्यों का जवाब दे रहे हैं। डेल्टा यू बराबर माइनस पी डेल्टा भी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और यदि रिवर्सिएबल हुआ तो माइनस पी डेल भी बराबर ही होगा ना। यदि बराबर हुआ तो -2.303 NRT log V2 बाई V1 बराबर -2.303 NRT log P1 बाई P2। यानी जितना पढ़ा के रखे सब फॉर्मूला लग गया कि नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए। अब जैसा ऐसा प्रोसेस होगा वैसा वैसा काम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मुश्किल होता है कि आप बातों को समझ रहे हैं तब तो रहता है, अब इतना फॉर्मूला याद थोड़े रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में आप देख चुके, समरी करके लिख देना अलग से,
अब देखो हम समरी भी बनाते ही जाते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा यू बराबर क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब लिखे हो तुम लोग। जल्दी आप थोड़ा इंथैल्पी लिख पढ़ा दें। हो गया। हम लोग डब्लू का फॉर्मूला पी डेल्टा भी पढ़े हैं कि पी माइनस माइनस पी डेल्टा भी पढ़े हैं? हाँ, माइनस पी डेल्टा भी पढ़े हैं। है ना? तो समरी में इतना सारा फॉर्मूला आ गया जिससे इंटरनल एनर्जी चेंज निकल सकता है। और एक मेन तो है ही है, Q प्लस डब्लू। नेक्स्ट, इंथैल्पी। इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी को ही जो Q था ना, या H बोलते हैं, और इंथैल्पी चेंज को डेल्टा H बोलते हैं। इंथैल्पी को Q और H बोलते हैं, और इंथैल्पी चेंज को डेल्टा H या डेल्टा Q भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा देखना बाबू, डिफिनीशन निकालेंगे आप ही के सामने। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहा गया था? बोलेंगे सर कहा गया डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्लू। यही Q इंथैल्पी है जो अमाउंट ऑफ हीट कहा जा रहा था। तो Q बराबर क्या निकल के आ रहा है बताओ? डेल्टा U माइनस डब्लू, है ना, बराबर डेल्टा U माइनस माइनस पी डेल्टा भी, माइनस पी डेल्टा भी, Q बराबर डेल्टा U प्लस पी डेल्टा भी। इसी को हम लोग कह देंगे इंथैल्पी चेंज, है ना। डेल्टा U अब बन जाएगा, डेल्टा U बन जाएगा डेल्टा H। हालांकि फिजिक्स में Q ही से बोला जाता है ना। इसी Q को क्या लिख देंगे हम लोग अब?
डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। देखो थोड़ा सा बदलाव, पूरा का पूरा चेंज है ना। अब इसी से इसका डिफिनीशन निकालेंगे, रुकना 1 मिनट। H बराबर हम लोग लिखते हैं U प्लस पी भी। देखो डेल्टा H होगा तो H2 माइनस H1, तो एक वो H, ये भी U2 माइनस U1, तो ये P1 V1 और डेल्टा V है तो V2। तो सुनो थोड़ा सा देखो, समझोगे तब ठीक होगा। डिफिनीशन निकाल रहे इंथैल्पी का कि हाउ वी डिफाइन इट। तो H बराबर U प्लस पी भी, यानी कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कॉल्ड एज इंथैल्पी। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी of the system and pressure volume known as enthalpy। enthalpy भी स्टेट फंक्शन है, enthalpy भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, enthalpy भी मेजर नहीं होगा, यानी enthalpy एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। enthalpy is absolute quantity that is can't measure, however the change in enthalpy measure वो मेजर हो गया। इंथैल्पी मेजर नहीं करते, चेंज इन इंथैल्पी मेजर करते हैं, है ना। थर्मोडायनामिक्स का चारों क्वांटिटी जो है ना, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये चारों क्वांटिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये डायरेक्टली मेजर नहीं होता। जो क्वेश्चन पेपर सबको मिला है, ये पेपर ले जा करके ना अपने बहुत मेहनत करके बनाइए, बिना मेहनत का नहीं बनेगा, पकाएगा। लेकिन अच्छा बात यह है कि हर एक क्वेश्चन बताया हुआ है, अब कैसे बनाइएगा ये आप पे डिपेंड कर रहा है, और नहीं बने तो पूछिएगा, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन बनने वाला है। एक 1000 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का ऐप पे डाले, 973। एनसीईआरटी का 100-150 अलग। 10-11 डीपीपी दिए, और फिर 115 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर दिया। हाँ 9 नहीं दिए, और 12 भी नहीं दिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। हाँ तो 2-3 हजार से कम क्वेश्चन करना भी नहीं। इस साल एक बच्चे का मेडिकल में एडमिशन हुआ, दोबारा तीसरा बार दे रहा था, मे भी दूसरा बार, हमारे यहाँ पढ़ने के 1 साल बाद। बच्ची थी, बोली
3 लाख क्वेश्चन सर बनाए थे, तब जाकर के ये हुआ है। इस साल 610 नंबर आया है। 3 लाख क्वेश्चन, वो आज नहीं समझ में आएगा तो एक बार फेल होंगे तब समझ में आएगा, फिर फेल होंगे तब समझ में आएगा, 5 बार फेल होंगे तब समझ में आएगा, लेकिन समझ में तो आना ही पड़ेगा, तब वो होगा। अब ये समझ जाइएगा तो एक बार ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी मिला के 3 लाख क्वेश्चन का डेटा रखे, सोचिए। तो क्वेश्चन दर क्वेश्चन बढ़ते जाना पड़ेगा। हम लोग 20,000 क्वेश्चन आप लोगों को से बनवाने की कोशिश करते हैं, सब मिला जुला कर। अब उसके ऊपर आप जितना बना लो, लेकिन 20,000 क्वेश्चन हमारे नज़र से जरूर गुजरता है। इसीलिए आप देखेंगे, अब मोल कंसेप्ट में हम 1,500 क्वेश्चन दिए हैं 2,000 के करीब में। केमिकल बॉन्डिंग में भी 12, 13, 1500, 1300 हो ही गया है जो हमारे से पास हुआ है ना, तो वो तो जाएगा, लेकिन कॉपियाँ खोल के देख भी नहीं करिएगा, तब हम क्या करेंगे उसमें, चाहे कोई भी क्या कर सकता है ना। तो कॉपियाँ खोल के देखना होगा, क्वेश्चन में कैसे बनेगा इस पे बहुत सोचना होगा। अरे कॉपी खोलिएगा आधा घंटा तक तो कुछ समझ ही नहीं आता। दुनियादारी इतना ना बड़ा है, इतना ना आई के पास से इंफॉर्मेशन जाता है ब्रेन को। आई और ईयर, ये 2 मेजर ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। और आजकल कान में लगा करके वो बहिरा वाला सुनता है सब। नहीं, पहले डेफ लोग जो है वो हियरिंग ऐड कहते थे उसको, सुनने के लिए। अब सीधा मोबाइल काने में बोलता है, बाहर बोले तब ना, तो इंफॉर्मेशन जाता है, तो इंफॉर्मेशन ये सब मिस करता है ब्रेन। ब्रेन एक ऐसा न्यूरॉन से बना है कि वो भूलता है, उस सेल की आदत है भूल जाने की, तो वो भूल जाता है सब। तो उसको ज्यादा ज्यादा याद करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो स्टेट फंक्शन है, समझ गए, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड किया है ना। नहीं, कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग कि उसका एकदम लेवल बढ़ गया भाई, कैसे बढ़ा इस पे नहीं जाना है, बस बढ़ गया। स्टेट फंक्शन उसी को कहते हैं। एक्सटेंसिव क्वांटिटी यानी मास पे डिपेंड करता है, कितना मटेरियल कंटेंट है सिस्टम का। एब्सोल्यूट क्वांटिटी यानी मेजर नहीं होगा, इसका चेंज मेजर होगा। तो इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज, वही इक्वेशन पढ़ाएंगे डेल्टा एच। तो इंथैल्पी चेंज जो हुआ, ऐसे देखो, ऐसे पढ़ो, H बराबर क्या पढ़ाया गया अभी, U प्लस प्रेशर वॉल्यूम बगड़न। 2 मिनट देखिएगा सब। तो H1 बराबर U1 P1 V1 कर देंगे, और H2 बराबर U2 P2 V2 कर देंगे, ठीक है। तो H2 माइनस H1 बराबर H2 माइनस H1 बराबर क्या लिख दें, बोलिए ना, U2 प्लस P2 V2 बोलते रहिए, माइनस, हाँ बोलिए ना जी, P1 V1। तो डेल्टा H बराबर, एक मिनट, 091542, 091542 सुन लिए, तो रख दिया। अब बोलो क्या करेंगे, U2 प्लस, बोलते जाओ, अरे बोलते जाओ, P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1।
H2 माइनस H1 को डेल्टा H तो लिख ही सकते हैं। तो डेल्टा H बराबर फाइनल माइनस इनिशियल भी लिखा रहता है F माइनस आई, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो बोलेंगे सर P1 बराबर P2 होगा, बराबर P मान लो लेट, है ना। तो अब क्या होगा, बोले सर डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P2 की जगह PV2 माइनस PV1। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P कॉमन V2 माइनस V1। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा, यही तो ला करके डिफिनीशन भी निकाले थे, और यही ले आकर कर करके हम लोग ऐसे इंथैल्पी चेंज का डिफिनीशन भी निकाल लिए, है ना। अब देखो इंथैल्पी चेंज का डिफिनीशन निकालने के लिए हमें एक मानक मानना पड़ा है। क्या मानना पड़ा है, तो बोलेंगे सर कांस्टेंट प्रेशर पे आप सोचे हैं तब निकला है, तो आइसोबैरिक, तो इसको डिफाइन किया जाएगा H को, है ना, कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। डेल्टा H बराबर, देखो ना जी, ओहो तुम लोग देखने पे ज्यादा ध्यान दो, एक बार भी समझोगे ना तो ये सब तो अपने से डिराइव करने में मजा आता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये था, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी, और इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं, तो यहां भी डेल्टा U बराबर प्लस P डेल्टा भी है, देखो ना, अरे देखोगे तब ना, Q बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ, और फिर यहाँ डेल्टा H बराबर क्या लिखा हुआ है, तो RHS तो दोनों तरफ बराबर है, तो बताओ डेल्टा H बराबर Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यही प्रूव करना था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डेल्टा H बराबर Q एट कांस्टेंट प्रेशर। Enthalpy change. The amount of heat content of the system at constant pressure known as enthalpy change. देखिए एक अक्षर का डिफिनीशन में अंतर है कि नहीं दोनों में, वहां पे था हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो अरे भाई आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट होता है ना सिस्टम का, उसी को इंथैल्पी कहते हैं। और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट कंटेंट होता है सिस्टम का, उसको इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। है ना, समझदारी वाला 2 लाइन। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज कहलाता है। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी चेंज कहलाता है ना। और ये हम लोग डिफिनेशन ऊपर से कहीं से फ्लोट करके रटे नहीं है, प्रूव किए, इसलिए याद रहेगा। है ना, ये नहीं ऐसा है कि बस लिख दिए कि कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी, हमने प्रूव किया है। इक्वेशन 1 2 लगाए, वहां भी हमने प्रूव किया था कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में जो देखो हीट कंटेंट जो हम दिए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, है ना, इसीलिए तो हम इनको कहते हैं कि कृष्ण भगवान का नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कृष्ण भगवान का नियम है। ये 3 गो फोटो याद रखना आपके लिए कि एक सिस्टम होगा U1 एनर्जी पे, उसमें अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे तो U1 प्लस Q होगा, उस पे अमाउंट ऑफ वर्क डन हम ही लोग करेंगे तो U1 प्लस Q प्लस W होगा, दैट फाइनली चेंजेस टू U2। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। तो जो बदलाव होगा इंटरनल एनर्जी में Q प्लस W। अब देखो डेल्टा U1 मतलब U1 से U2 हो गया, तो बोले कि जब इसका वॉल्यूम नहीं बढ़े और जो अमाउंट ऑफ हीट आपने दे दिया उसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। और जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, यानी पिस्टन से प्रेशर मैनेज होगा वहां पे, वो प्रेशर चेंज नहीं होने दिया है, तब जो हीट दिया है उसी को कहेंगे इंथैल्पी चेंज। सुनिएगा, बहुत बात आगे बढ़ने वाला है अभी तुरंत। अगेन क्या लिखे थे अभी? डेल्टा एच बराबर, बताइए ना, डेल्टा यू प्लस ई डेल्टा भी लिखे थे, लिखे थे। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, नहीं केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम से ज़्यादा हम लोग रिएक्शन देखेंगे। और जब केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन में प्रेशर वॉल्यूम के बजाय नंबर ऑफ मोल होगा। रिएक्शन किसी न किसी एक टेम्परेचर पे हो रहा होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो P डेल्टा भी है, P डेल्टा भी है, तो पी भी इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, पी भी बराबर nRT, पी डेल्टा भी बराबर डेल्टा nRT, है ना। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, नंबर ऑफ मोल चेंज कीजिए, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा नंबर ऑफ मोल चेंज होने से। तो एवोगाड्रो लॉ लग रहा है, एवोगाड्रो लॉ तो यही कहा गया था ना कि नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर यदि हमने कांस्टेंट रखा तो क्या बदल गया, नंबर ऑफ मोल। तो P डेल्टा भी बराबर, अभी याद रखिएगा, डेल्टा NGRT। अब ये NG क्या हुआ? तो देखो सिस्टम के अंदर कोई आइटा रख दोगे तो काम करेगा क्या? पिस्टन को धकेल देगा क्या? लिक्विड रखोगे तो धकेल देगा क्या? तो क्या रखोगे? गैस, हॉट वेपर उसको धकेल सकता, ऊपर धकेल सकता है, ईटा तो नहीं धकेलेगा। सॉलिड और लिक्विड वर्किंग सब्सटेंस नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड यदि केमिकल रिएक्शन में रहेगा तो कोई नहीं होगा, तो वहां पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल नहीं लगेगा। चेंज इन नंबर ऑफ मोल कहां लगेगा? जी से गैस, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ है, ये देखने से डेल्टा NG निकलेगा।
तो पी डेल्टा भी बराबर डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है बताएंगे, लिखेंगे। तो बताओ नाउ डेल्टा एच बराबर अब क्या लिखें? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हैंडसम फार्मूला आपका केमिस्ट्री का फार्मूला होगा, केमिकल रिएक्शन में लगेगा। डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, वेयर डेल्टा एन जी बराबर चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल of gaseous reactant or product। गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। और निकलेगा कैसे? टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो निकलेगा डेल्टा एन जी। केस वन, देखो देख रहा है सब, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है ऐसे देखो, PCl5 गैस, PCl3 गैस और Cl2 गैस। मान लेते हैं रिएक्शन 373 केल्विन पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया। इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, इंथाल्पी चेंज क्या हुआ रिएक्शन में। इस रिएक्शन का, अरे देखो ना लिख भी देंगे तो बाद में दिक्कत है, रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, ऐसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? तो रिएक्शन का डेल्टा एच होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी बराबर गैस प्रोडक्ट, ये बगैर ब्रैकेट में गैस लिखे, कितना मोल है ये? एक। ये कितना मोल है? एक। एक एक दो, प्रोडक्ट वाला टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 हो गया, माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 बराबर कितना आया? 1। अब डेल्टा एच बराबर क्या लिखेंगे? अब लिख देंगे कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर टी। ठीक है, और तुम्हारा आईटी मेडिकल में सवाल इस सब क्वेश्चंस में आता है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इस रिएक्शन का कितना होगा, दैट इज इक्वल टू आर टी होगा, है ना। न्यूमेरिकल गुना करने के लिए भी नहीं आ रहा है, वो आर टी होगा कि 2 आर टी होगा कि 3 आर टी होगा, ऐसे करके ऑप्शंस बना रहा है।
है ना। टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन, आर होता है 2 कैलोरी। डेल्टा यू का डेटा क्वेश्चंस में होगा, जोड़ के निकालेंगे, और नहीं तो आरटी तो है ही है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। ये कैसे बनाओगे क्वेश्चंस वो बता रहे हैं। दो क्लास तुम्हारा छूटा है, तुम चाहो तो उसको पूरा कर लेना, है ना। वर्क मेन बात उसमें पढ़ाए, एनआरटी लॉग V2/V1 वाला क्वेश्चंस बनाए, और फिर एकदम से चैप्टर होल्ड में आ जाएगा, और ये सोचेंगे ना कि अच्छा ये तो निकल गया, छूट गया, फिर होल्ड में नहीं आएगा। ये सब का जरूरत पड़ता रहता है, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, आगे का लैंग्वेज बनेगा ये, इसलिए इसको कर ही लेना है। पांचवा क्लास होगा ये, क्योंकि तुम एक दिन तो काउंटिंग था ना, तो उस दिन छुट्टी था, और फिर 3 दिन वाला क्लास में तो एक दिन छुट्टी होता है, तो 4 दिन का गैप होता है। और डेली बुलाएंगे तो बुखार लगल रहे सबको। रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकलेगा, समझ में आया? हाँ, ये बहुत अनहोनी टाइप के आपकी उम्र में लगता है बच्चा सबको, तो बताइए रिएक्शन पूछा है, डेल्टा एच कैसे निकाल देंगे इसका? तो निकल जाएगा। आर का वैल्यू पता है ना, कैलोरी में 2, जूल में 8.314, तो निकल जाएगा। केस टू केमिकल रिएक्शन ही लिखेंगे हम। H2 गैस है प्लस आयोडीन I2 गैस है, और ये बन रहा है 2HI गैस है। बताओ डेल्टा Ng क्या होगा? 2 माइनस 1 जोड़ 1, 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो बताओ डेल्टा एच इस रिएक्शन का क्या होगा? तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng RT था, और डेल्टा Ng 0 हो जाने से डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू। क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन देखेंगे तो चारों ऑप्शन में 4 रिएक्शन लिखा रहता है, और लिखता है कि किस रिएक्शन का डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो हमें उस क्वेश्चन में खोजना होता है सिर्फ कि डेल्टा Ng किसका 0 है, जिसका चेंज इन नंबर ऑफ मोल गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का 0 हो जाएगा, उसका इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बोलो ना जी। एक केस और बनेगा। एक केस और बनाएंगे जिसमें माइनस वाला डेल्टा Ng भी आ सकता है। केस 3, NH3 टूट जाएगा N2 प्लस 3H2 में, 2NH3। ये सब किसी न किसी टेम्परेचर पे होगा। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो डेल्टा Ng बराबर बताओ कितना लिखें? 1 जोड़ 3 प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। तो डेल्टा H बराबर क्या लिखेंगे इसके लिए हम? डेल्टा U प्लस 2RT, है ना। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस 2RT।
बताओ इसका डेल्टा एच। डेल्टा एन जी कितना आएगा इसका? हक, लोग भी ना, ये वन तो टू हुआ, वन प्लस वन माइनस वन, ये गैस है तो जीरो ना। सब की तरह पे पानी तो ऐसे ही फेर देता है सब, इतना जुड़वा के भागा दिलवाए हाइब्रिडाइजेशन में, काट के नंबर से मैथमेटिकली मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताए, अब क्वेश्चन में बनाए सबसे कम ही। यही सब गलती कराता है। सॉलिड रहेगा ना सब, तो उसके नंबर ऑफ मोल को लेना ही नहीं है। लिक्विड रहेगा नंबर ऑफ मोल लेना ही नहीं है। वेपर रहेगा नंबर ऑफ मोल लेना नहीं है। गैस रहेगा तब लेना है। खाली किसका लेना है? गैस का। तो टू। हम कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको दिए देहाती भाषा में। क्या एग्जाम्पल दिए? सिस्टम था सिलेंडर और पिस्टन, उसमें एक ईटा रख देंगे तो काम होगा? तो वर्क ही नहीं होगा। तो फिर डेल्टा एनजीआरटी किस बात का? बोले एक बच्चा बताया कि सर सब सॉलिड है तब क्या करें? बोले डेल्टा एनजी जीरो कर, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू हो जाएगा, है ना। ये तो पहले ही क्लियर हो गया, ये यहीं पे क्लियर हो गया जब डेल्टा एन को हमने क्या किया, डेल्टा एन जी, और क्या लिखा यहाँ पे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो लिक्विड सॉलिड का बात कहाँ है? तो गैस ढूंढेंगे ना, इसीलिए ये सवाल आया हुआ है। ये आईटी का सवाल है, इतना आसान होता है, लेकिन बचपन तो बच्चा ही होता है ना। पहला तो डेल्टा एच कैसे निकाल देंगे इसका हम, ये तो रिएक्शन है, न्यूमेरिकल तो है ये नहीं। क्या लिखेंगे? डेल्टा यू प्लस टू आर टी, है ना। मेडिकल में पैरेलल क्वेश्चन बैंक में 4 क्वेश्चन मिल जाएगा इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स का एक मेजर पार्ट है यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कि कितना आरटी होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक दो केस और, केस नंबर 5 रिएक्शन का नहीं है, अब ये तो डेल्टा एनजी का था। अब इक्वेशन फार्मूला का एक चीज तो क्लियर हुआ इसी केस में कि डेल्टा एनजी बराबर 0 लिख दिए तो डेल्टा एच किसके बराबर हो गया था? डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा एच को हम लोग क्या कह दिए? क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या कह दिया? क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। सवाल में एनर्जी लिखा रहेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जहां पे रिएक्शन को करना होता है, जैसे ये सब रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर में होता है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर जिसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो जब पी डेल्टा भी था जी, केस नंबर 5 वहां से है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। तो यदि ये पी डेल्टा भी 0 हो जाए, यानी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू हो जाएगा कि नहीं? हाँ बोलो ना। क्या? बस अभी रुको 1 मिनट। 5वां, क्या इंथैल्पी कभी वर्कडन के बराबर होगा? तो यदि डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच बराबर पी डेल्टा भी हो जाएगा। बस वही करेंगे अब।
देखो केवल पढ़ाना नहीं होता जी, आपसे क्वेश्चन बनवा लेना मकसद ये होता है कि समझा दिया गया। इफ डेल्टा यू बराबर 0, कौन सा चीज 0? इंटरनल एनर्जी चेंज 0। तो डेल्टा एच बराबर क्या निकल के आ रहा है? पी डेल्टा भी। पी डेल्टा भी किसके बराबर? माइनस डब्ल्यू के बराबर, खाली बर्डन के बराबर नहीं। यानी डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा एच, है ना। बर्गडन इंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाएगा कौन से प्रोसेस में? जब इंटरनल एनर्जी 0 होता है। इंटरनल एनर्जी 0 कब होता है? तो बोले सर आइसोथर्मल प्रोसेस में भी होता है और साइक्लिक प्रोसेस में भी होता है। तो वो दोनों प्रोसेस में बर्गडन यदि निकालने कहेगा तो आपका इंथैल्पी ही निकलेगा, है ना। यदि रिएक्शन का बर्गडन कह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या निकलेगा? मतलब रिएक्शनों का बर्गडन निकल जाएगा, इंथैल्पी से निकाल करके। सोचना ये बात है, एक रिएक्शन का भी क्या निकल जाएगा? बर्गडन निकल जाएगा। चूंकि हर रिएक्शन ना यहां पर लिखल रहता है ना, देखा होगा कोई ना कोई टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन को एक टेम्परेचर चाहिए होता है और कांस्टेंट ही रहता है। तो रिएक्शन का बर्गडन निकालना है तो क्या निकालना है? अरे जल्दी से एक बार बोलो ना रे, कौन सी निकालना है? रिएक्शन का बर्गडन निकालना है तो क्या निकालना है? रिएक्शन का बर्गडन निकालना है तो क्या निकालना होगा? रिएक्शन का बर्गडन निकालना है तो क्या निकालना होगा? अरे इंथैल्पी से ही निकालना होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी और साइक्लिक प्रोसेस में भी। एडियाबैटिक में थोड़े, एडियाबैटिक में तो डेल्टा एच 0 हो जाता है। ठीक है।